Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to this weekly current affairs series of social issues in which we will cover the current affairs from 12th of November to 19th of November. तो जो भी इसमें करंट अफेयर्स रहे होंगे फ्रॉम दी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव या फिर मेंस पर्सपेक्टिव, हम कोशिश करेंगे कि दोनों चीज़ें हम लोग कवर कर सकें। तो आज हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन लर्निंग असर 2021। असर एक रिपोर्ट है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। कौन इसको रिलीज करता है तो हम लोग ये देखेंगे। साथ में इस रिपोर्ट ने जो फाइंडिंग्स प्रोवाइड करी हैं हमें उससे क्या पता लगता है कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो रूरल एरियाज़ में स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों में कितनी ज़्यादा जो एक एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है या एफिशिएंसी डिक्रीज़ हुई है, और अगर जो भी चीज़ हुई है उसके पीछे की रीजंस क्या हैं। तो हमें ये चीज़ देखनी है, बेसिक फाइंडिंग्स और उनके पीछे के कॉजेज़, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर हम करेंगे LGBTQ राइट्स। अभी रिसेंटली जो है दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज की अपॉइंटमेंट के लिए जो एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनका नाम सजेस्ट किया गया है बाय द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ही इज़ अ गे। तो हम देखेंगे कि सोसाइटी में किस तरीके से जो चीज़ें हैं हमारी रिगार्डिंग दी LGBTQ की राइट्स चेंज हो रही है और इंडिया में इनका स्टेटस क्या है, और हम लोगों ने और क्या क्या चीज़ें करी हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पार्ट एंड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स पार्ट, जिनसे इनको इनके ह्यूमन राइट्स हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द स्टेटस, व्हाट इज़ द इश्यूज विद द LGBTQ कम्युनिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैंपेन ऑन सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को प्रमोट करने के लिए 1 वीक का अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि ये चैलेंज बेसिकली क्या है, और जो इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग है या फिर सीवेज ट्रीटमेंट्स हैं या फिर सीवेज क्लीनिंग है, उनके लिए क्या रूल्स हैं और कौन कौन से डिफरेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं जिसकी वजह से मैनुअल स्कैवेंजिंग को बिल्कुल प्रोहिबिट किया जा सके, ये हम लोग देखेंगे इसमें। एंड लास्ट होगा हमारा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया। अभी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजीज़ की एक रिपोर्ट आई है मिड ट्रेंड्स ऑफ 2021 कि किसी भी पूरी कॉन्टिनेंट में या किसी पूरी कंट्री में जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है उनका क्या स्टेटस है। मतलब जो लोग हैं वो अपनी कंट्री छोड़ नहीं रहे हैं, बट कंट्री में ही आसपास वो डिस्प्लेस हो जाते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। हम वो रीजंस देखेंगे। हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग डिस्प्लेस होते हैं इंटरनली, और इंडिया के रिगार्डिंग क्या फाइंडिंग्स इन लोगों ने प्रोवाइड की हैं, और इंडिया में रेफ्यूजीज़ या फिर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, लॉज हैं, ये हम देखेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स हम लोग करेंगे। इसका हल्का सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया है, डिटेल में इनको अभी शुरू करते हैं। चलो, फर्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे द कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन लर्निंग असर 2021। पहले तो इनकी फाइंडिंग्स को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो असर रिपोर्ट है ये बेसिकली क्या चीज़ है, क्या ये सर्वे है। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज 16th एडिशन ऑफ असर 2021 को रिलीज़ किया गया है, और इस सर्वे को रिलीज़ करने का जो स्पेसिफिक फोकस था वो ये था कि कोविड-19 के लॉकडाउन्स की वजह से रूरल एरियाज़ में पढ़ने वाले बच्चों की एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट देखी गई है या फिर उसमें डाउनग्रेड जो मूवमेंट है वो देखी गई है। तो फाइंडिंग्स हम लोग करेंगे, बट इसका पर्पस यही था। इसका जो क्रक्स है बेसिकली यही है कि इन्होंने बताया कि ये फाइंडिंग्स हैं, ये फाइंडिंग्स हम लोग अभी करते हैं। पहले हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट है अबाउट द सर्वे, कौन रिलीज़ करता है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, अ काइंड ऑफ एन NGO जो कि हर साल इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है और बताती है कि बाकी सभी चीज़ों की वजह से जो बच्चे हैं उनमें लर्निंग कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं,
और जो भी उनका पूरा ट्रेंड है, जो पैटर्न है स्कूल्स में चीज़ों की अवेलेबिलिटी, मिड डे मील स्कीम की अवेलेबिलिटी, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट्स, वो कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, साइंस के कंसेप्ट उनको आते हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं ये हर साल इस एनजीओ के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वे ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है ये, तो अभी भी 16th एडिशन है, तो अराउंड इसको 16 और 17 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। साथ में इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इट प्रोवाइड्स insights on levels of foundational learning at the elementary level। देखो, फाउंडेशनल लर्निंग का बेसिकली मतलब क्या है कि जो कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा है, वो चीज़ों को पढ़ पा रहा है और क्या वो रीड कर रहा है विद द अंडरस्टैंडिंग और नॉट। क्या वो बेसिक मैथ्स, प्लस माइनस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन ये कर पा रहा है ढंग से कि नहीं कर पा रहा है। तो जो फाउंडेशनल लेवल की लर्निंग्स हैं एलिमेंट्री लेवल पर, वो बच्चे में इनकलकेटेड हैं या नहीं हैं, ये बेसिकली पता लगाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ हाउस होल्ड सर्वे। इट इज़ ए हाउस होल्ड सर्वे कि जो भी सर्वे किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, वो घर घर जाकर बच्चों को पूछते हैं, उनसे पढ़वा कर देखते हैं, उनसे मल्टीप्लिकेशन करवा के देखते हैं। तो जो भी उनका लेवल है फिर उससे हल्का सा पता लग जाता है कि जो रीडिंग स्किल्स हैं वो अच्छी हैं, राइटिंग स्किल्स वो अच्छी हैं, या फिर जो मल्टीप्लिकेशनल या फिर मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं या नहीं है। तो ये सारा क्या है, एक हाउस होल्ड सर्वे है। ये स्कूल्स के बेसिस पर नहीं है, एक रूरल एरिया में घरों का सर्वे है। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन प्री में ऐसे भी आ जाता है कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी असर सर्वे 2021, या सिर्फ असर सर्वे। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी कि इट इज़ दी स्कूल बेस्ड सर्वे, कि हर स्कूल में जाकर जो है सर्वे किया जा रहा है, बट इट इज़ नॉट अ स्कूल बेस्ड सर्वे, इट इज़ दी हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे। ये हम ध्यान रखेंगे। साथ में ये बोल सकते हैं कि इट इज़ कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बट नहीं, इट इज़ नॉट कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट इज़ कंडक्टेड एवरी ईयर बाय प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, या तो यूपीएससी में ये आ सकते हैं, या फिर आपका जो कोई स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी ये इजीली पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप किसी रिपोर्ट को पढ़ें, उसकी फाइंडिंग्स तो हमें याद करनी ही करनी है, साथ में उस सर्वे की, उस रिपोर्ट की जो बेसिक नॉलेज है वो भी हमें होनी चाहिए, है ना। तो ये हम ध्यान रखेंगे। इट इज़ बीन कंडक्टेड एवरी ईयर, हर साल होता है सिंस 2005 इन ऑलमोस्ट ऑल दी रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। हर साल होता है। कहाँ पर होता है? सिर्फ और सिर्फ रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में। पेपर में स्टेटमेंट आया कि इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन ऑल रूरल प्लस अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। तो अर्बन एरियाज़ की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं रूरल एरियाज़ की। एक तो ये चीज़, और ये हर साल होता है। ये बोला जा सकता है कि स्टेटमेंट में कि हर साल में 2 बार होता है या 2 साल में 1 बार होता है। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, ये प्री के हिसाब से हल्की सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मेंस में इतना इनका मे बी रोल नहीं होता, मेंस में फाइंडिंग्स का रोल ज़्यादा होगा, बट हम दोनों की तरफ से पढ़ेंगे, प्री प्लस मेंस, तो ये चीज़ें भी आपको याद करनी है। फिर देखो, इसमें इट इज़ दी हाउस होल्ड बेस्ड रादर देन दी स्कूल बेस्ड सर्वे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम कितने से कितने साल के बच्चों को इसमें स्टडी कर रहे हैं? द चिल्ड्रन विच आर ऑफ एज ग्रुप 3 to 16, 3 से लेकर 16 साल तक के बच्चों को हम इसमें जज कर रहे हैं, इसको इनकी कैपेबिलिटीज़ को मेजर कर रहे हैं। 16 ईयर्स मतलब अराउंड 10th क्लास। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1st to 10th क्लास तक के जो बच्चे हैं, उन्होंने उन क्लासेस में क्या क्या सीखा है और कितनी एफिशिएंसी के साथ में सीखा है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट कि असर सर्वे के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असर सर्वे हो तो गया इस साल का, बट इसने बताया क्या क्या है हमें, वो हमें देखना है। चलो, तो इसकी हम फाइंडिंग्स देखते हैं। व्हाट आर दी फाइंडिंग्स ऑफ 2021? फाइंडिंग्स कहती हैं सबसे पहले कि पहले क्या होता था, रूरल एरियाज़ में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा एनरोलमेंट ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स।
लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना की वजह से, द जंप इन दी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स एंड अ 10-year लो इन दी प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट्स। नॉर्मली पहले फाइंडिंग्स जो थी असर सर्वे की, प्राइवेट स्कूल्स में थोड़े से ज़्यादा बच्चों की एनरोलमेंट थी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स, बट इस बार बिकॉज ऑफ कोविड-19 का लॉकडाउन गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़े से ज़्यादा बच्चों ने एनरोल किया है एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न हो सकता है कि लोगों की जॉब्स चली गई थी, जॉब्स चली गई हैं तो उनके पास इकोनॉमिक इतना ज़्यादा जो उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूल हल्का सा सस्ता एजुकेशन है तो बच्चों को उन्होंने उन स्कूल्स में दाखिला दिलवा दिया। तो इकोनॉमी हो सकती है, साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकता है। तो रीज़न कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स ने की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, बट एनरोलमेंट ज़्यादा होने के बावजूद भी बच्चों में जो एक डिपेंडेंसी है ऑन दी प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस, ये इंक्रीज हुई है। ये भी इंक्रीज हुई है बिकॉज मे बी द लेवल ऑफ एजुकेशन इन द गवर्नमेंट स्कूल इज़ नॉट एफिशिएंट। लेवल ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल इज़ इनएफिशिएंट। इसीलिए अगर बच्चों को चीज़ें सीखनी है तो जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये अभी भी कंटिन्यूड है। ये इसने बताया हमें डिजिटल डिवाइड के बारे में कि रूरल एरियाज़ में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए जब भी ऑनलाइन क्लास लगती है वो उसको अटेंड नहीं कर पाते। तो बहुत बड़े लेवल पर हम लोगों ने डिजिटल डिवाइड देखने को हम लोगों को मिला है बेसिकली। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक ऑनलाइन क्लास लगाई ही नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं, और अगर है भी तो वहाँ पर कनेक्शन नहीं इंटरनेट वाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइड हम लोगों को देखने को मिला है। ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर रूरल एरियाज़ में नहीं पहुंची है अभी तक। एक तो इसने हमें ये बताया। फिर इन्होंने ये बताया कि जो ऑनलाइन क्लासेस के चलते जो भी इश्यूज़ हैं जो कि टीचर्स फेस कर रहे हैं, उनमें क्या क्या इश्यूज़ इन लोगों ने बताए। अगर हम बात करें इसमें तो 3 इश्यूज़ इन लोगों ने बताए कि लो अटेंडेंस, टीचर्स ने बताया कि बच्चे जो हैं वो नहीं आ रहे हैं क्लासेस में। दूसरा है चिल्ड्रन अनेबल टू कैचअप, जो हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है या फिर उसको वो कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। एंड लास्ट इज़ दी कनेक्टिविटी इशू कि क्लास बीच में हल्की सी बफर हो जाती है, बच्चों को सुनाई नहीं देता, बच्चों की आवाज़ टीचर तक नहीं पहुंचती। तो ये जो 3 मेजर इश्यूज़ हैं वो टीचर्स ने बताए हैं, और इनमें से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है दैट इज़ अनेबल टू कैचअप वाला इशू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन गैप है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर जाता है। इसीलिए जो एक चीज़ पहुंचानी होती है बच्चों तक वो उस तरीके से नहीं पहुंच पाती जितना कि ऑफलाइन क्लास में पहुंच पाती है। तो हल्का सा टीचर्स के द्वारा भी ये इश्यूज़ बताए गए हैं कि एक तो अटेंडेंस को लो है बच्चों की, कनेक्टिविटी का इशू आया है और बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। 65.4% जो प्रॉब्लम्स हैं वो अनेबल टू कैचअप वाली है। तो ज़्यादा बड़ा इशू ये है, तो इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर 2 इश्यूज़। तो हमें ये बताया इस रिपोर्ट ने। फिर ये कहते हैं कि कई सारे जो बच्चे हैं सभी को ही थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन जो सबसे यंगेस्ट चिल्ड्रन है वो सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, खास करके ऐसे बच्चे जो क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 में हैं। इस रिपोर्ट ने बताया कि ऐसे बच्चे जो क्लास 1, क्लास 2 में हैं अभी, उनमें से कईयों ने आज तक ऑफलाइन स्कूल अटेंड ही नहीं किया है। दे से 1 in 3 children in class 1 and 2 have never attended an in-person class। तो ये भी एक इशू है कि उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो होती कैसी हैं। तो जब वो दोबारा से स्कूल में जाएंगे तो उनको एक नई तरीके से जर्नी अपनी शुरू करनी पड़ेगी, और उस जर्नी को एफिशिएंट बनाने के लिए टीचर्स की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करना पड़ेगा।
ये ध्यान रखेंगे। तो ये सब जो है बेसिक फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। कुछ इसने बताया है हमें कि पॉजिटिव ट्रेंड्स भी हैं। पॉजिटिव ट्रेंड्स ये हैं कि जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो हल्का सा कम हो गया है ना, तो इट इज़ इन डिक्रीज इन दी ड्रॉप आउट रेट्स, और ख़ास करके ऐसे बच्चे जिनकी एज अराउंड 15 ईयर्स है, अराउंड 15 ईयर्स। ये जो टीनेजर्स हैं बेसिकली, पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रॉप आउट्स की फॉर्म में बाहर आ जाते थे, लेकिन अल्टीमेटली अब जो है सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है। इट मे बी बाय, कॉज क्या हो सकता है इसका, द पुश बाय द गवर्नमेंट टू यूनिवर्सलाइज सेकेंडरी एजुकेशन, कि हर लेवल पे होता क्या है, पहले कि कई जो गांव हैं वहाँ पर सिर्फ 10th क्लास तक का स्कूल है या फिर 12th क्लास तक का स्कूल है, उसके बाद नहीं है, है ना। तो जो 10th क्लास तक का स्कूल है उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा शहर की तरफ जाना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए। तो कई बार जो पेरेंट्स हैं वो नहीं भेजते हैं कि बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा शेड्यूल, तो इसीलिए जो बच्चों की एजुकेशन है वो वहीं पर रुक जाती है, खास करके गर्ल्स की। तो इसीलिए सरकार की तरफ से डिफरेंट जो स्कूल्स हैं वो रूरल एरियाज़ में ही लगाए गए हैं, जो कि +2 तक हैं, ताकि बच्चों को जो अपनी एजुकेशन है वो 10th क्लास के बाद ना छोड़नी पड़े और सेकेंडरी एजुकेशन भी वो लोग इजीली एक्सेस कर सके। दैट इज़ द गवर्नमेंट्स पुश टू यूनिवर्सलाइज दी सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी वजह से जो ड्रॉप आउट रेट्स है आफ्टर 15 और आफ्टर 10th क्लास थोड़ा सा कम हुआ है, ये देखेंगे। तो ये तो है बेसिकली फाइंडिंग्स असर रिपोर्ट की। कुछ और फाइंडिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि ऐसे क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे जो कि जिन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड नहीं किया, ये आप देख लेना हल्का सा। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन विद टेक्स्ट बुक्स, ऐसे बच्चे जिनके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी अवेलेबल हैं, उनको घरों तक पहुंचाकर आया है एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो 92.3, मतलब इतने बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स हैं, और प्राइवेट में है इट इज़ 90.7, अराउंड 91%। तो कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, टेक्स्ट बुक की जो अवेलेबिलिटी है वो हर एरिया में बच्चों को अवेलेबल करवाई गई है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है ना, ये भी एक अच्छी चीज़ इस रिपोर्ट ने हमें बताई है। तो बेसिकली जो है ये ही है, लेकिन साथ में वे फॉरवर्ड हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड इतने सारे नेगेटिव चीज़ें होने के बाद, कि इसने बेसिकली क्रक्स यही बताया है कि जो फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं बच्चों की वो बहुत बड़े लेवल पर डिक्रीज़ हुई हैं ड्यू टू कोरोना का लॉकडाउन एंड ड्यू टू ऑफलाइन क्लासेस का ना होना। तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों में लर्निंग कैपेबिलिटीज़ थोड़ी सी कम हुई हैं, उनको चीज़ें कम समझ में आ रही हैं। एक तो चीज़ें समझ में कम आ रही हैं, साथ में जो एग्ज़ाम्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो बच्चों को अपनी जो एफिशिएंसी है उसको मेजर करने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं पता। तो ये सारे भी इश्यूज़ ये सारे जो इश्यूज़ हैं इस रिपोर्ट ने हमें बताए हैं। तो इनको ही ठीक करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, और इट इज़ द वे फॉरवर्ड, अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। देखो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच बेसिकली यही है, हम हमेशा लिखते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट्स, इन सभी की जब तक इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगी, इनकी तरफ से अग्रेसिवली चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड लेवल पर कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। इसीलिए पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इज़ नेसेसरी, तभी जो चीज़ें हैं वो बढ़िया इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। और साथ में हम लोगों को एक चीज़ें इस तरीके से क्लासीफाई करनी है कि किन बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए है। ऐसे बच्चे जो कि थोड़े से वल्नरेबल हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है स्मार्टफोन्स की, कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं जहाँ पर, तो वो जो चीज़ें हैं हमें पहले सुधारनी है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो जो प्रायोरिटी है हमें वो सेट करनी पड़ेगी टू मेक द स्कीम सक्सेसफुल। पहली चीज़ ये, साथ में फिर है मेकिंग ऑनलाइन एजुकेशन मोर इफ़ेक्टिव बनाना है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना है, इनोवेशन को इम्प्रूव करना है, ताकि चीज़ें बच्चों को देखकर याद रह जाएं।
साथ में जो एक कि 2 घंटे का 3 घंटे का लगातार बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं, इसकी बजाय बहुत इफेक्टिवली आप आधे घंटे के लेक्चर्स लगाओ, 1 घंटे के लेक्चर्स लगाओ विद द पीपीटीज, विद द एनिमेशंस, विद द वीडियोज़। तो इससे जो चीज़ें हैं ज़्यादा समझ में आएंगी बच्चों को। तो जो इशू था कि बच्चे आर नॉट एबल टू कैच अप विद द टीचर, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सुधार पाएंगे। दूसरी चीज़ ये हम लिखेंगे। एंड लास्ट इज दी फोकसिंग मोर ऑन नॉलेज एस्पेक्ट। देखो, चीज़ों को पढ़ना एक चीज़ है, चीज़ों को समझना अलग चीज़ है, और चीज़ों को इंटरनलाइज करना अलग चीज़ है कि आपने इस तरीके चीज़ें पढ़ ली, इस तरीके से ऑब्जर्व कर ली कि अब पूरी लाइफ टाइम आप उसको नहीं भूलेंगे। तो सिंपल थ्योरी पढ़ लेना, सिंपल टेक्स्ट पढ़ लेना इज़ नॉट द एजुकेशन। आपको चीज़ों को बच्चों को समझाना पड़ेगा, उनको इंटरनलाइज करवाना पड़ेगा, ताकि जो कंसेप्ट है वो पूरे तरीके से बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो जो फोकस है हमें किस पे करना चाहिए, ना कि सिलेबस को कवर करने पर, बल्कि बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर हमें काम करना चाहिए। तो दैट कैन बी द वे फॉरवर्ड, जिस वजह से जो बच्चों की बेसिक फाउंडेशनल लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटीज़ हैं उनको हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये बेसिकली बताती है सर्वे की वे फॉरवर्ड। इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव ट्रेंड्स बेसिकली क्या बताए, इस रिपोर्ट के बारे में कुछ हल्की सी बेसिक नॉलेज ये आपने ध्यान रखनी है, ताकि चाहे प्री का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस में पूछा जाए आपसे एजुकेशन का स्टेटस, तो आपको पता हो कि आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू से दैट द फाउंडेशनल लेवल लिटरेसी इज़ नॉट वेरी मच एफिशिएंट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो हर साल रिलीज की जाती है बाय दिस प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। लिख सकते हैं इसको, ईजी है ये। चलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, LGBTQ राइट्स। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज द सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल ओपनली गे जज बनने जा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के, अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनको इजाज़त दे दी गई तो। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है, इन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया है टू बी अ जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। तो न्यूज़ में इसलिए रहा है ये, लेकिन न्यूज़ में रहना अलग चीज़ है, बट जिसका बेसिक इशू है वो हम कवर करेंगे यहाँ पर, है ना। हम लोग ये कवर नहीं करेंगे कि हाई कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, दैट इज़ द सेक्शन ऑफ पॉलिटी। हम सोशल इश्यूज़ के हिसाब से इसको कवर करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा मसला है LGBT कम्युनिटी का, वो किस तरीके से इंडिया में एग्जिस्ट करता है और कैसे इसको चेंज किया गया है, इसके ऊपर कौन कौन से गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो भी रिलीज़ की गई हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, चलो तो हम देखते हैं LGBTQ राइट्स, द स्टेटस ऑफ देयर राइट्स इन इंडिया। क्या स्टेटस है इनके राइट्स का, कि क्या इनको इनके बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि हाँ मिले हुए हैं। नालसा जजमेंट हम हमेशा याद रखते हैं, नालसा जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2014। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था कि द ट्रांसजेंडर्स वुड बी कंसिडर्ड एज द थर्ड जेंडर। अगर हम पहले कोई फॉर्म भरते थे तो उसमें 2 ऑप्शंस आते थे, मेल फीमेल। अब आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, मेल फीमेल अदर्स या फिर ट्रांसजेंडर, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में आपने अपनी बोली थी, ये इन्होंने बोला। साथ में इन्होंने ये बोला कि ट्रांसजेंडर्स के जो बेसिक राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे कि पूरा एक स्टैट्यूट बन जाए कि अगर आपने इनको इनके बेसिक राइट्स नहीं दिए तो क्या क्या पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं, और आप कैसे इन्हें इनके बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करेंगे। हमें प्रोसीजर बताओ, हमें स्ट्रैटेजी बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट की इसी चीज़ को मानते हुए गवर्नमेंट की तरफ से राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2016 वाज मेड, वो इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें इनको ह्यूमन राइट्स इनके प्रोवाइड किए गए। इनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन दी पब्लिक प्लेसेस, ऑन दी वर्क प्लेसेस, ये अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अगर कोई इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो ये जजमेंट में बोला गया। साथ में जजमेंट ने बोला था कि इनको इनकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट होना चाहिए, कि इफ़ अ पर्सन इज़ मेल फीमेल और नाइदर मेल नॉर फीमेल, तो ये हक उसका है और कोई इसको नहीं बताएगा कि ये बेसिकली क्या है।
तो जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट था वो भी ट्रांसजेंडर्स को दे दिया गया था आफ्टर दिस नालसा जजमेंट। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि इनको रिजर्वेशन भी दो इन दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन जब इस जजमेंट के बाद जो गवर्नमेंट ने लॉ निकाला था, जो एक्ट बनाया था ट्रांसजेंडर वाला, उसमें रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न था उसको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया था। मतलब अभी भी नालसा जजमेंट और गवर्नमेंट का जो लॉ है उसमें जो कंसिस्टेंसी है प्रेजेंट नहीं है। नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रिजर्वेशन दो, बट एक्ट में सरकार ने नहीं दिया। तो एक ये अनदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि अगर आप इनकी सिचुएशन सुधारना चाहते हैं तो आप इनको रिजर्वेशन भी दे सकते हैं। पहली चीज़ ये, तो पहला तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नवतेज सिंह जौहर केस। ये इंपॉर्टेंट है, जौहर केस एंड यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको कर दिया गया है डीक्रिमिनलाइज्ड, विच इज़ दी 377 सेक्शन ऑफ दी IPC। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी LGBT कम्युनिटी है, जो भी सेम सेक्स कपल्स हैं, दैट इज़ नॉट क्रिमिनल ऑफेंस। तो जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको इन लोगों ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। और कोई भी जो पर्सन है उसके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अब सहा नहीं जाएगा, बिकॉज द राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये किसी भी पर्सन की, किसी भी सोसाइटी की पब्लिक मोरालिटी या फिर रिलीजियस मोरालिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसीलिए जब भी आप किसी इंडिविजुअल के राइट और या फिर कम्युनिटी की मोरालिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा जो इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस है, इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, आप हमेशा उसको फेवर करेंगे। तो ये बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने इन 2018 व्हेन दे डीक्रिमिनलाइज दी होमोसेक्सुअलिटी। पहली चीज़ ये। फिर आप ध्यान रखेंगे योग्यकार्ता प्रिंसिपल्स on the application of international law in relation to issues of sexual orientation and gender identity। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिकली इंडोनेशिया में सभी कंट्रीज़ के द्वारा अडॉप्ट किए गए थे कि आपकी कंट्री में जो ऐसे पर्सन्स हैं विच आर सेक्सुअली ओरिएंटेड टू दी सेम जेंडर, तो उनके जो राइट्स हैं वो बेसिकली आपको इंश्योर करने पड़ेंगे। तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसीलिए इंडिया में जो स्टेटस है LGBT कम्युनिटी का वो कहीं ना कहीं लीगली तो स्ट्रॉन्ग है ना। इनके लिए लॉज बने हुए हैं, इनके लिए जो स्टैट्यूट हैं वो बने हुए हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार हमेशा निकालती रहती है। तो काफ़ी अच्छा जो स्टेटस है वो माना जाता है। और ये वाला एक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 है, 16 नहीं, इसको हल्का सा ठीक कर लेंगे। इस एक्ट में यही बोला गया था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और अगर कोई पर्सन डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो पनिशमेंट का अधिकारी होगा। दूसरी चीज़ ये, और पब्लिक प्लेसेस में या फिर वर्क प्लेसेस में इनको कहीं पर भी एंट्री करने से नहीं रोका जाएगा। तो इनको इनकी जो राइट्स हैं वो सरकार ने बेसिकली दे दिए हैं थ्रू अ लीगल मैकेनिज्म। तो दैट इज़ द स्टेटस ऑफ LGBTQ कम्युनिटी इन इंडिया। ये तो हम लोगों ने लीगली बात करी है ना, तो हम इसको देख के तो पता लगा रहे हैं कि बहुत अच्छी सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है इनको, बट स्टिल दे फेस मैनी चैलेंजेस। तो व्हाट चैलेंजेस दे फेस, ये हम ध्यान रखेंगे। चैलेंजेस फेस्ड बाय LGBTQ कम्युनिटी। फर्स्ट है फैमिली इश्यूज। जो कोई भी LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो अपने पेरेंट्स के साथ में जो एक कम्युनिकेशन गैप है उसको हमेशा फील करता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो अपर जनरेशन है हमारी, वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हाउ अ पर्सन इज़ फीलिंग। तो जो गैप है ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ऑफ दी LGBTs। तो फैमिली इश्यूज हैं, है ना, यहाँ पर फाइटिंग एंड फैमिली डिसरप्शन, साथ में लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स विच इंक्रीज दी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। पहला चैलेंज ये है। दूसरा है हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज है बेसिकली जो इनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है।
जो डिजीज़ेज़ हैं, HIV या फिर इनकी डायग्नोसिस या फिर इनका ट्रीटमेंट, वो बेसिकली इतना अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ प्रोननेस है इन कम्युनिटीज़ की, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो एक तो हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि इनएडिक्वेट एक्सेस टू सर्विसेज विद इन दी हेल्थ सिस्टम बिकॉज ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। जब तक ये था, लेकिन अभी भी जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चेंज हुई हैं। ग्राउंड रियलिटी में चीज़ों को चेंज होने में हल्का सा टाइम लगता है। तो अभी भी इसी तरीके से चीज़ों को हम लोग देखते हैं जैसे पहले देखते थे। चीज़ें चेंज होंगी बट धीरे धीरे होंगी। तो अभी भी सिचुएशन वही है। फिर है डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं। जो कोई भी जॉब बेसिकली लेने जा रहे हैं तो उनको जॉब में प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है। जब जॉब्स नहीं है तो इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी लो हैं। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो सोशल सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी डिसरप्टेड ही है। तो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इन LGBTs में। एंड लास्ट इज आइसोलेशन एंड ड्रग अब्यूज़। Because of this mental health issue, because of this family disruption, family conflict, बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि they will start taking drugs। और आप अपने आप को ये बहुत लोगों से अलग कर लेते हैं बिकॉज इनको लगता है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो कोई और समझ नहीं पा रहा है ना। तो इस वजह से जो एक मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ही एक बहुत डिक्रीज लेवल पर चली जाती है। तो इसी वजह से ये सारे चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं कि आपने लॉज बना दिए, आपने सब कर दिया, जजमेंट भी पास कर दी, बट जब तक आप सोसाइटी में आइडियोलॉजिकल लेवल पर चेंज नहीं लेकर आओगे तब तक इनके जो चैलेंजेस हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम पेपर के पर्सपेक्टिव से जानें तो ये न्यूज़ में क्यों था ये हमें देखना है। साथ में जो स्टेटसेस हैं ये हमें देखना है। इसमें एक इशू आप और लिख सकते हैं कि रिगार्डिंग दी सेम सेक्स मैरिज। इसके अंदर जो है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको अगर हम लोगों ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है कि एनी पर्सन कैन ओपनली से दैट ही इज़ अ गे और शी इज़ अ लेस्बियन या फिर ट्रांसजेंडर या फिर बायसेक्सुअल, तो आप जो सेम सेक्स मैरिजेज हैं उनको अलाउ क्यों नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि सेम सेक्स मैरिजेज शुड बी अलाउड और सेंटर से इसे जवाब मांगा था कि आपको क्या लगता है कि हमें ये जजमेंट पास कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए। जब सेंटर से रिस्पांस मांगा तो सेंटर ने बेसिकली क्या बताया सुप्रीम कोर्ट को इन February 2021 दैट जो कोई भी मैरिज है, जो मैरिज है इट कैन ओनली be between a biological man and a biological woman who are capable of reproducing the children, है ना। तो ये जो चीज़ है कि जहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली ये बोला था कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको अलाउ कर देना चाहिए, बट सेंटर की तरफ से वो चीज़ मना कर दी गई। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पर इनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, तो इनको लगता है कि बेसिकली इनकी जो वैल्यू है सोसाइटी में वो थोड़ी सी कम है, बिकॉज इनके राइट्स को देने के लिए जो कि बेसिक राइट्स हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट और जो जुडिशरी है उसमें टसल चल रही है। जबकि ये तो बहुत यूनिवर्सल सा इशू है, इसको तो हमेशा आपको हाँ कर ही देना चाहिए, है ना। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअलिटी, व्हेन टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये लोग फेस करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे हल्का सा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है सेम सेक्स पार्टनर्स हो सकते हैं, सेंटर मना कर देती है। फैमिली के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, वर्क प्लेसेस पर, पब्लिक प्लेसेस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ वाई दे आर मोर प्रोन टू बी अ बेगर। तो जो बेगरी की प्रॉब्लम है ट्रांसजेंडर्स में वो इसीलिए है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द इनफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ टू सस्टेन देयर लाइवलीहुड। एक तो ये भी आप लिख सकते हो इसमें, लेस बी मतलब लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड हेंस बेगरी। तो ये जो है इश्यूज आप लोगों को थोड़ा सा देखना है रिगार्डिंग दी LGBT एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड।
कि ठीक है हम लोगों ने स्टेटस देख लिया, हमने इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो देख ली, बट व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। देखो पहला है इसमें, दे नीड ए एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। लॉ तो देखो बनाया हुआ है, जो ट्रांसजेंडर एक्ट हम लोगों ने देखा 2019 वाला, वो तो हम लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑन द ग्राउंड लेवल, ऑन द ग्रास रूट लेवल, वो इंश्योर कब होगी, व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंज विल बी ऑन द स्टेट एंड द कम्युनिटी, नॉट ऑन द इंडिविजुअल। जब सोसाइटी इंडिविजुअल को ये नहीं कह रही है कि आप अपना जो LGBT कैरेक्टर है उसको छुपा के रखो, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इसीलिए जो ओनस ऑफ चेंज है, ओनस टू चेंज है, इट शुड बी ऑन स्टेट एंड सोसाइटी एंड नॉट द इंडिविजुअल। तो जो एक सेंसिटिविटी है पूरी सोसाइटी में वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, जो एक अवेयरनेस है सोसाइटी में वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो दैट कैन बी अ वे फॉरवर्ड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। एंड जितने भी आपके और इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर वर्क प्लेसेस पर डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर ड्रग अब्यूज है, तो ये सारे इश्यूज क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। तो इनको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो व्हेन यू प्रोवाइड द गुड गवर्नेंस, व्हेन यू प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज। जितनी भी पब्लिक सर्विस डिलीवरीज हैं उनको मना ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आपको ठीक करने हैं, हेल्थ लोगों को प्रोवाइड करनी है, और साथ में जो सोशल इश्यूज हैं जहां पर एक ऐसा लॉ जो कि ग्रास रूट लेवल पर लोगों की थिंकिंग को चेंज कर सके, वो आपको लेकर आना है। तो दैट कैन बी द वे फॉरवर्ड। यू कैन राइट दिस इन द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द आंसर। ये देख लिया हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कैंपेन ऑन सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। ये जो कैंपेन है, ये जो चैलेंज है बेसिकली सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, ये 2020 में स्टार्ट किया गया था पहली बार। तो इसको बेसिकली भी 1 साल हो गया है और दोबारा से इसको थोड़ा सा रिजुवनेट किया गया। तो इट इज़ रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसमें they will launch a week long awareness campaign on the सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। अब ये चैलेंज बेसिकली है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चैलेंज लेकर आया गया। ये चैलेंज ये है कि किसी भी लेवल पर जितने भी आपकी मैनुअल स्कैवेंजिंग है, मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसका मतलब जितनी भी क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स। देखो ये सेप्टिक टैंक्स की जो क्लीनिंग है, या तो वो हो सकती है विद द हेल्प ऑफ पर्सन, विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, और दूसरा हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो सरकार ने चैलेंज लेकर आया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पर ये देखें कि किस तरीके से आप इन क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स को मैकेनाइज्ड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है हटानी है, जबकि हमारे पास एक लॉ है प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013। इसमें प्रॉपर तरीके से बोला हुआ है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, और कोई भी पर्सन अगर इसको करता पाया जाता है या कोई और फोर्स कर रहा है उस पर्सन को वो काम करने के लिए, दोनों ही पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग एग्जिस्ट करती है। इसीलिए अब सरकार की तरफ से ये चीज़ लेकर आई गई है कि ठीक है, ग्राउंड रियलिटी अभी है, हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूव कैसे करेंगे, व्हेन द मैकेनाइजेशन ऑफ क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स विल हैपन। तो ये चैलेंज है बेसिकली सभी के लिए। अब ध्यान रखेंगे हल्का सा कि इट एनकरेज सिटीज टू मैकेनाइज देयर सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग in order to prevent deaths and fatalities of sanitation workers from the hazardous entry। मतलब कई सारे हम लोगों ने केसेस ऐसे देख लिए कि सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करते टाइम कोई भी जो पर्सन नीचे उतरा है उसमें सफाई जो कर रहे हैं उसकी, वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हजार्डस गैसेस को इनहेल कर लेते हैं और इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है।
तो ये सारे केसेस बहुत ज़्यादा अब न्यूज़ में आने लग गए थे, इसीलिए फोकस ज़्यादा किया गया है ऑन दी मैकेनाइजेशन। ये हमें ध्यान में रखना है। और इन्होंने चैलेंज में ये भी कहा था कि सभी स्टेट्स के पास ये टाइम पीरियड है बाय दी अप्रैल 2021 कि जब तक सारे के सारे सेप्टिक टैंक्स की क्लीनिंग जो है आपके स्टेट में क्या होगी, थ्रू मशीन्स होगी, ना कि थ्रू मैनुअल लेबर होगी। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर ये जो चीज़ें हैं अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से ये जो चैलेंज दोबारा से रिजुवनेट किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये ज़्यादा और अग्रेसिवली और फोकस्ड तरीके से मशीन्स का यूज़ करें फॉर द क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स। क्लियर है चीज़ कि पहले चैलेंज क्या था और अब क्या है बेसिकली, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमने देखना था। अगर हम देखें कि व्हाट आर दी अदर इनिशिएटिव्स टेकन, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए सरकार ने एक और नया चैलेंज लेकर आया है। बट इसके अलावा भी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि शुरू की गई हैं बाय दी गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपका लोन मेलाज बाय दी नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये बेसिकली क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मॉसजे के अंडर आती है। ये हर साल लोन मेलास को ऑर्गेनाइज करती है। ऐसे लोन मेला जहाँ पर जो डिफरेंट सफाई मित्र हैं, ऐसे लोग जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो मैनुअल लेबर करते हैं टू क्लीन दी सेप्टिक टैंक्स, वो बेसिकली उनको प्रोवाइड कर रहे हैं लोन। क्योंकि मशीन्स को बनाना एक चीज़ हो गया, वो तो इंडस्ट्रीज बना देंगी, बट मशीन्स को खरीदना भी तो है। तो मशीन्स को खरीदने के लिए जो सरकार है वो सफाई मित्र जो है, मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती है विद दी सब्सिडी, सो दैट दे कैन बाय दी मशीन्स और इक्विपमेंट्स फॉर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग। तो ये भी एक नया इम्पॉर्टेंट इशू है कि इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि सरकार की तरफ से लोगों को सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो मशीन्स खरीद सके। पहला इनिशिएटिव ये है। नेक्स्ट है फिर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सफाई मित्र। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को स्किल नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं होती उनके पास, कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको यही काम करना पड़ेगा। तो जब ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, और वो कब आएगा, जब आपके पास स्किल होगी। और स्किल प्रोवाइड करने के लिए सरकार की तरफ से कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो शुरू किए गए हैं, खास करके इन 115 सिटीज़ बाय दिस अनदर NSKFDC, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है कॉल सेंटर एंड हेल्पलाइन नंबर। अगर आपके एरिया में आपको लगता है कि कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है विद दी फोर्सफुल कैरेक्टर, तो अल्टीमेटली आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। कोई पर्सन अगर आपको ज़बरदस्ती मैनुअल स्कैवेंजिंग में एम्प्लॉय करना चाहता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एक जो डिलीवरी ऑफ कंप्लेंट्स है उसको स्टार्ट किया गया है। तो एक ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है फिर आपका द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, जो कि हम लोगों ने भी बात करी थी कि इस एक्ट में प्रॉपरली बताया गया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इज प्रोहिबिटेड। आप ये अगर करेंगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस, बट स्टिल ग्राउंड रियलिटी में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हम देख लेंगे। तो ये एक एक्ट पास किया गया सरकार की तरफ से। नेक्स्ट एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। मतलब कई बार ऐसा पाया जाता है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इट इज़ अ कास्ट इशू। जो लोअर कास्ट हैं दे आर बेसिकली परफॉर्मिंग द मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज़, है ना। तो ये जो कास्ट बायसनेस है हमारे इंडिया में, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार की तरफ से एक्ट लेकर आया गया है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, कि अगर कोई भी पर्सन SC ST के खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी करता है, उसको ज़बरदस्ती मैनुअल स्कैवेंजर बनाने की कोशिश करता है, तो अल्टीमेटली वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, जिसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन रखा गया। ठीक है, तो ये बेसिकली चैलेंज क्या है, इसके पीछे का जो बेसिक हिस्ट्री है या फिर जो अदर इनिशिएटिव्स हैं सरकार वाले, ये आपको ध्यान में रखना है ना। लोन मेलाज आप ध्यान रखेंगे, आप ये स्वच्छता उद्यमी योजना,
स्वच्छता उद्यमी योजना जिसमें लोन बेसिकली प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। एक्ट आप लोग दोनों ध्यान में रखेंगे। स्किल डेवलपमेंट, कॉल सेंटर्स, हेल्पलाइन नंबर्स, ये हमें ध्यान में रखना। तभी जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो पाएंगी, अदरवाइज इम्प्रूव नहीं होगी। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है फिर टॉपिक आपका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। अब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट से नाम से ही क्लियर है कि ऐसी डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर आप अपनी कंट्री को नहीं छोड़ रहे, आप सिंपल विद इन द कंट्री मूव करते जा रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इसके जो ट्रेंड्स हैं वो बेसिकली निकाले गए हैं बाय द UNHCR हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इन्होंने बताया है कि नियरली 51 मिलियन पीपल वर इंटरनली डिस्प्लेस्ड अक्रॉस 33 कंट्रीज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2021। क्योंकि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, इस वजह से लोगों को अपनी जो ज़मीनें हैं, जो अपने घर हैं, वो छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा है। देखो, एक तो होगी आपकी माइग्रेशन जो होती है आपकी वॉलंटरी, आप अपनी मर्जी से गए हैं। दूसरा है आपकी डिस्प्लेसमेंट, आपकी मर्जी नहीं थी बट फिर भी आपको वहाँ से निकाल दिया गया या फिर आपको जाना पड़ा। तो कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो ये क्या है, ये आपका फोर्सफुल है और साथ में क्या है, ये इनवॉलंटरी है। आप जाना नहीं चाहते फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। इसके रीजंस कई हो सकते हैं। द रीजंस कैन बी द कॉन्फ्लिक्ट। कोविड-19 की एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं कोरोना के, तो आपको वहां से निकलना पड़ा कि आपको कोरोना ना हो जाए। साथ में आपके जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ख़राब होगी कोरोना की वजह से, तो आपको शहरों से छोड़कर आपको गाँवों में दोबारा जाना पड़ा, आपको कहीं और जाकर बसना पड़ा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। पॉवर्टी भी आ सकता है, फूड इनसिक्योरिटी एंड द क्लाइमेट इमरजेंसी। क्लाइमेट चेंज का होना, क्लाइमेट चेंज से होता क्या है, द इवेंट्स बिकम अनप्रिडिक्टेबल। आज ड्रॉट है तो अगले साल क्या है, बहुत रेनफॉल है, फिर रेनफॉल है, फिर ड्रॉट है। तो जो ट्रेंड था वेदर का वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आपकी जो लाइफ है जो कि डिपेंडेंट है ऑन द क्लाइमेट, इरिगेशन आपने करनी है, रेनफॉल आएगा तो आप करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर नहीं होती हैं पैटर्न्ड तो फिर आपको उस एरिया से निकलना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अपने ही कंट्री में अपनी ज़मीनें, अपना बिजनेस, अपनी जो शॉप्स, सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया है। तो ये रिपोर्ट ने बेसिकली हमें बताया है। और पूरे कॉन्टिनेंट्स में जो अफ्रीका है वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करती है ऑफ दिस इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिक फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की। ये एक डायग्राम भी इन्होंने बताया है कि कौन से एरियाज़ में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पर। इसमें ज़्यादातर जो फोकस है वो आपका जो आपकी अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। साथ में मिडल ईस्ट की इन लोगों ने बात करी है। मिडल ईस्ट में सीरिया, पैलेस्तीन, अफगानिस्तान, तो ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं। एंड द मेन रीज़न ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉन्फ्लिक्ट। चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट टेररिस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो, इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ के लोग बेसिकली डिस्प्लेस हो गए हैं विद इन द कंट्री। एक तो ये बताया इन्होंने। साथ में अगर हम देखें कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेफ्यूजीज, है ना। रेफ्यूजीज नहीं है बेसिकली ये, बिकॉज रेफ्यूजीज होने के लिए तो क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती है, यू हैव टू क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ योर कंट्री। तो रेफ्यूजीज के लिए तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं, है ना। यूएन के द्वारा भी लॉज बने हुए हैं, यूएन कन्वेंशन भी है। लेकिन जो इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनके लिए कोई भी लॉज, कोई भी रूल्स इंटरनेशनली नहीं बने हुए। इसीलिए इनके राइट्स अगर हैम्पर होते भी हैं तो सरकारों की तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना तो ये लोग कंप्लेंट कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ की, और ना ही इंटरनेशनल लेवल से कोई इनको हेल्प मिल रही है। तो रेफ्यूजीज और इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन में यही फ़र्क है कि उनके लिए लॉज अवेलेबल हैं, उनके लिए कन्वेंशन अवेलेबल हैं रेफ्यूजीज़ के लिए, जो उनको सारे जो हेल्प है, जो सपोर्ट है फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भी अवेलेबल है। बट जो इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको किसी भी तरीके की पर्टिकुलर या स्पेसिफिक हेल्प अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है।
ठीक है, तो ये हल्का सा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, ये आप ध्यान रखेंगे हल्का सा। अगर हम बात करें कि what are the challenges faced by the internally displaced person in any area, इंडिया ही नहीं किसी भी एरिया में, कि ठीक है आप एक एरिया से निकल गए, आप जहाँ पर रहते थे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ पर वायलेंस हुई, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो गया बहुत अनप्रिडिक्टेबली, तो आप उस जगह से छोड़कर किसी और जगह पर आ गए। जब आप किसी और जगह पर आए हैं तो ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि आप फेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू फेस द थ्रेट ऑफ फिजिकल अटैक, जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं वो आपको बेसिकली अटैक कर सकते हैं। जो सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो वहाँ पर भी एग्जिस्ट हो सकती है, खास करके वायलेंस अगेंस्ट विमेन वो काफ़ी हो सकती है। एंड दे रन द रिस्क ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्लेस होते टाइम कई सारे जो बच्चे हैं, कई सारे जो छोटे ग्रुप के बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। तो ये भी एक इशू है कि आप अपनी फैमिली से ही अलग हो गए, तो आप बिल्कुल ही अकेले हैं, तो और ज़्यादा आपको चांसेस हैं कि आप जो है हरास होंगे या फिर आपके साथ और इश्यूज भी क्रिएट होंगे। तो ये सारे इश्यूज आप फेस करते हैं व्हेन यू आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड। और साथ में जब आप किसी और जगह पर रह रहे हैं तो यू आर डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट शेल्टर, आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए चीज़ें नहीं है, हेल्थ सर्विसेज आपको अवेलेबल नहीं है, यू लूज़ योर प्रॉपर्टी, जहाँ पर आप पहले रहते थे, जहाँ पर आप पहले काम करते थे वो काम आप छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं, तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी अपनी वहीं पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हैं। तो सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे कल्चरली हो, आप अपना कल्चर भी वहीं पर छोड़कर आए हैं। बेसिकली जहाँ पर आप नई जगह पर आए हैं आपको वहाँ का कल्चर एक्सेप्ट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। तो सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, जोग्राफिकली, इन सभी लेवल्स पर आपको कहीं ना कहीं इश्यूज, कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इस रिपोर्ट में एक और चीज़ बोली गई है, इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन्स इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने बड़े लेवल पर ये जो लोग हैं जो कि डिस्प्लेस हुए इंटरनली वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एक रिपोर्ट है जो आप ध्यान रखेंगे हल्का सा, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेस्ड ग्रिड 2020। ये बेसिकली बताती है कि इंडिया में 2019 में 5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड इन इंडिया एंड विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सो फार। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड के हिसाब से ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इंटरनल डिस्प्लेस्ड होते हैं। और क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इसका पूरा डेटा अवेलेबल कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। इट इज़ अ ह्यूज कंट्री जहाँ पर कितने लोग कहाँ गए हैं ये पता लगाना इज़ अ वेरी कम्बरसम टास्क, आप कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो अराउंड एक साल में 5 मिलियन जो लोग हैं वो इंटरनल डिस्प्लेस कर जाते हैं इंडिया में, ये हमने देखा। साथ में इंडिया में देयर इज़ नो नेशनल पॉलिसी एंड लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू डील विद आइदर रेफ्यूजीज और या फिर IDPs, इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। चाहे रेफ्यूजीज हों चाहे IDPs हों, इंडिया के पास कोई भी अभी लीगल मैकेनिज्म नहीं है कि हम इन लोगों से कैसे डील करेंगे। जैसे हमने बात करी रेफ्यूजीज के लिए देयर एग्जिस्ट ऑफ UN कन्वेंशन, बट उसको इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ, तो इंडिया उसको भी नहीं मानता। और IDPs के लिए तो कोई लॉ इंडिया ने बनाया ही नहीं है। तो आप कैसे टैकल करोगे इस इशू को ये हमें पता ही नहीं है, बिकॉज ये अभी तक इशू बना ही नहीं है ना। एक तो चीज़ होती है कि आपको पता है कि प्रॉब्लम है, सोल्यूशन इसका आपको ये निकालना है। जब तक आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, तब तक आप सोल्यूशन की बात करोगे ही नहीं। तो पहले तो इंडिया में इस चीज़ को प्रॉब्लम बनना पड़ेगा, लोगों के, सरकारों के दिमाग में ये चीज़ बैठानी पड़ेगी, तभी जाकर इस पर हम कोई लॉ या कोई पॉलिसी बना पाएंगे। ठीक है, फिर है कि कई सारे जो और जो रीजंस हैं, व्हाट आर दी फैक्टर्स, कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी जगहों को छोड़कर किसी और जगह पर जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स, ऐसे एरियाज जहां पर आप इंडिया का पार्ट ही नहीं रहना चाहते, यू वांट टू सीड फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे मूवमेंट्स जहां पर चलते हैं, फॉर एग्जांपल आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया
या फिर जैसे नागा मूवमेंट है, कश्मीर वॉर है, तो इस चक्कर में क्या है, कई सारे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहाँ से कुछ कम्युनिटी ऐसी होती हैं जिनको डिस्प्लेस हो जाना पड़ता है। द एग्जाम्पल ऑफ कश्मीरी पंडित फ्रॉम दी कश्मीर। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर ऐसे मूवमेंट्स चलते हैं वहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने एरियाज को छोड़कर जाना पड़ता है टू सेव देयर लाइव्स। पहला फैक्टर ये है। फिर है लोकलाइज्ड वायलेंस। जो लोकलाइज्ड वायलेंस है बिटवीन डिफरेंट कास्ट, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या फिर कम्युनल वायलेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी वजह से भी लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है अपनी जानें बचाने के लिए। तो एक तो ये चीज़, साथ में एक तो इसमें सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी का भी जिक्र किया जाएगा। सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी बेसिकली होता है जैसे हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो लोग मराठी हैं, जो महाराष्ट्रियंस हैं, जो उस एरिया के, जो स्टेट के रेजिडेंट्स हैं, उस स्टेट के रिसोर्सेज पर हक सिर्फ उस स्टेट के रेजिडेंट्स को ही है। कोई अगर और पर्सन बिहार से, झारखंड से, हरियाणा से, उत्तराखंड से अगर महाराष्ट्र में जाएगा तो वो क्या कर रहा है, उस महाराष्ट्र के एरिया के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। तो जो वहाँ के लोग थे, रेजिडेंट्स थे, उनके लिए वो रिसोर्सेज कम पड़ गए। तो जब वो कम पड़ गए तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। तो सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी कहती है कि जितने भी एरिया में रिसोर्सेज हैं ये सिर्फ उनके लिए हैं जो इस ज़मीन पर पैदा हुए हैं, कोई और आके इन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर माइग्रेंट्स को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, आप वेलकम नहीं करते, वहाँ पर वायलेंस क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ दी लैक ऑफ रिसोर्सेज, डिस्प्यूट ऑन रिसोर्सेज। तो इस वजह से भी कई सारे जो लोग हैं वो उस एरिया से फिर चले जाते हैं एंड दे आर बीइंग इंटरनली डिस्प्लेस्ड। जहाँ पर वो पिछले 15 साल से रह रहे थे, काम करने के लिए आए थे, उस टाइम पर चीज़ें अच्छी थी, बट अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, तो उनको वहाँ से या तो निकाल दिया या फिर उनके साथ वायलेंस की उनको मजबूर कर दिया वहाँ से जाने के लिए। कुछ भी हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है। फिर और फैक्टर्स हैं आइडेंटिटी बेस्ड ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, जैसे बोडोलैंड है, गोरखालैंड है, लद्दाख है। तो जहाँ पर लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करवाने के लिए कि ये जो एरिया है ये नागालैंड है ना, तो जितने भी नागा ट्राइब्स होंगे वो यहीं पर रहेंगे। तो और जितने भी नागा ट्राइब के लोग होते हैं किसी और एरिया में, वो भी उस एरिया में आ जाते हैं। लेकिन जो नागा ट्राइब के लोग नहीं हैं और जो पहले से वहाँ पर रह रहे हैं उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया सिर्फ और सिर्फ नागा ट्राइब्स के लिए आप चाहते हैं, है ना। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं जहाँ पर हम बोलते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, कि हम ही रहेंगे यहाँ पर, हमारी ही ऑटोनॉमी रहेगी, हम ही लॉज बनाएंगे अपने लिए, तो इनके लिए भी लोगों को वहाँ से ख़त्म हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना पड़ता है। एंड लास्ट इज़ द इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी जगह पर आपने डैम बना दिया, माइनिंग प्रोजेक्ट खोल दिया, रोड्स बना दी, रेलवेज़ बना दी, तो जो ऑलरेडी लोग वहाँ पर रह रहे थे आपने उनको डिस्प्लेस कर दिया कि किसी और जगह पर आप आके रह लो, लेकिन हम यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाएंगे ही बनाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। आपने डेवलपमेंट करनी चाहिए थी बाय मेकिंग ऑफ डैम्स, बाय मेकिंग ऑफ रोड्स, बाय मेकिंग ऑफ रेलवेज, बट उस चक्कर में जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई। नाउ दे आर द पार्ट ऑफ इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली रीजंस हैं कि जो इंडिया में इंटरनल डिस्प्लेस्ड एक तो होती क्यों है डिस्प्लेसमेंट, ये साथ में जो रिपोर्ट आई है उसने क्या इंडिया के बारे में चीज़ें बताई हैं, और साथ में पूरा जो वर्ल्ड है वहाँ पर इस इशू को हम कैसे काउंटर करते हैं। इंडिया में आईडीपीज़ को टैकल करने के लिए कोई लॉ का ना होना कैन बी ए चैलेंज, ये सब इसने बताया हमें। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पे तो हल्का सा आपको आइडिया हो कि इंडिया का स्टेटस क्या है, पूरे जो ग्लोब है उसका स्टेटस क्या है, और आप कैसे बताएंगे विद द कोट ऑफ दिस रिपोर्ट, क्योंकि यूएनएचसीआर ने रिपोर्ट निकाली ही है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको पता हो कि चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, और इनको ठीक करने की और सॉल्यूशंस आप क्या बेसिकली दे सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो फर्स्ट है नीड फॉर दी पॉलिसी फ्रेमवर्क। वही बात है कि जहाँ पर सरकार की तरफ से एक पूरी पॉलिसी बनी हो कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि वायलेंस की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से किसी जगह से डिस्प्लेस हुआ है,
तो उसको कौन सी अपॉर्चुनिटी आपने प्रोवाइड करनी है, उसको स्किल्स प्रोवाइड करनी है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इन सब का जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वो मेंटेन्ड हो, है ना। तो एक जो पॉलिसी है वो प्रेजेंट हो जो कि इंश्योर करे इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिड्यूस द डिस्ट्रेस्ड इंड्यूस्ड माइग्रेशन। जब हमने बात करी थी कि इट इज फोर्स्ड और इनवॉलेंटरी। एंड नेक्स्ट कैन बी द प्रोवाइडिंग जस्टिस, कि जितने भी लोग किसी और जगह पर गए हैं वहाँ पर उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी, वहाँ पर उनको रहने के लिए अच्छे घर प्रोवाइड करने, बच्चों के लिए स्कूल्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करवानी, उनको काम करने के लिए कोई जो जगह है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देनी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको करनी पड़ेंगी बिकॉज आपकी वजह से जो हैं वो लोग डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी हमें ध्यान में रखनी है कि जितना भी जस्टिस के कंपोनेंट्स हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सके। तो दैट कैन बी द वे फॉरवर्ड, दैट कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस। चलो, तो ये 4 टॉपिक्स हम लोगों ने करने थे सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क, यू कैन मैसेज अस, यू कैन मेल अस। तो एक बार इनको रिवाइज करना, थोड़ा सा देखना कि एनालिसिस करके कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, चाहे वो प्री का बने चाहे मेंस का बने। तो हल्का सा जब आप सोचने शुरू करोगे कि इस पे से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तब अल्टीमेटली आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल ट्रैक पर चल रही होती है। क्लियर है चीज़? तो कोई डाउट होगा तो बताना, अदरवाइज थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।